Hello students, welcome to our new lecture number 1 based on the topic amines, जिसे कई किताबों में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर में देखिए बेसिकली अपने को एमीन की रिएक्शंस पढ़नी है और कुछ नेम रिएक्शन इस चैप्टर में भी आती है। कुछ नेम रिएक्शन इस चैप्टर में जैसे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, कर्टियस रिएक्शन, शिमिड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अपना मेन फोकस इन्हीं पे रहेगा। और इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एमीन जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे हम तीनों पे ही केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शन देखेंगे कि क्या आता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से जो कि हमने जीओसी के स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा। जैसे आप सभी ने बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन और बॉइलिंग पॉइंट जैसे पॉइंट्स पे डिस्कस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप एक बार देख भी सकते हैं। ओके, तो कुछ बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। तो आप हेडिंग डाल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन। बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ एमीन्स। तो बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था। बॉइलिंग पॉइंट अपने को किस तरीके से देखना है। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था 3 ही बातों पर डिपेंड करता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स, मोलर मास और H बॉन्ड। इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहां बोलूं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चलिए देखते हैं। तो BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मोलर मास, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बट एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप कहीं ब्रांचिंग करने लगेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट फॉर सेम मॉलिक्यूलर वेट अगर आप ब्रांचिंग करने लग जाएंगे तो ब्रांचिंग करने से बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। नंबर ऑफ ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, बट ये कहां पर लगाना है, ये वहीं पे लगाना है जहां पर मोलर मास क्या हो, सेम। तो लिख लेंगे फॉर सेम मॉलिक्यूलर वेट। सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा वहीं पर आप लगाएंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, अगर आपके पास एमीन्स मैं 1 कार्बन का दे दूं, फिर मैं 2 कार्बन का एमीन लगा के दे दूं, फिर मैं आपको 3 कार्बन का एमीन लगा के दे दूं, और अगर मुझसे पूछा जाए कि इनमें से बीपी के चांसेस सबसे ज्यादा किसके, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो आप देख सकते हैं मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं ब्रांचिंग वालों की, तो उसके लिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास 5 कार्बन का एमीन है। ओके, 4 लगे हैं, चलिए 4 पे ठीक, 4 कार्बन का ये एमीन है। फिर मैंने क्या किया कि इस तरीके से ब्रांचिंग दिखा दी सभी में। ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है। एमीन में 1 डिग्री, 2 डिग्री कैसे पहचानते हैं? एमीन में चलता है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए यहां 1 से जुड़ा है, और यहां पर भी नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे, इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। ओके, एक ऐसे ले लिया, इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन 1 ही कार्बन से जुड़ा है। ओके, तो अब मुझे यह बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बीपी किसका होने वाला है। चलिए देखिए 4 कार्बन है, यहां पर भी 4 कार्बन
यहां पर भी 4 कार्बन है, तो मोलर मास तो सबका सेम है, यानी ये वाला कांसेप्ट लगेगा नहीं, तो कांसेप्ट ये वाला लगेगा। मोलर मास सबका सेम है, तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा आपको कहां दिखाई दे रही है, यहां पर। इसका मतलब बीपी सबसे ज्यादा किसका होगा, जितना लेस ब्रांच होगा। तो अब की बार ये है हमारा ऑर्डर ऑफ बीपी, तो ब्रांचिंग सबसे कम है, नहीं है, इस वजह से सबसे ज्यादा बीपी, और इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, इसलिए ऐसा। अच्छा, इसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग करने से क्या होता है कि सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट छोटा होने लगता है, और जबकि देखिए अनब्रांचिंग में सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा है। ओके, जिस वजह से सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो यहां पर आप रीजन भी लिख लीजिएगा, ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। अब नेक्स्ट चलते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन पे। अगली हेडिंग डाल देंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। चलिए ये भी देखते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन में क्या है, मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से मैं क्या निकाल पाऊंगा, चलिए भी 1 डिग्री है 3 डिग्री नहीं है, ये नाइट्रोजन एक ही से जुड़ा है, तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहले सैंपल में ले लेता हूं। तो 1 डिग्री एमीन का मतलब एक ऐसा, ये 1 डिग्री एमीन है, और 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या होगा, ऐसा, और 3 डिग्री एमीन का मतलब क्या होगा, ऐसा। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, मुझे इनका बेसिक कैरेक्टर जानना है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है और सबसे लेस बेसिक कौन है, तो चलिए जानते हैं। अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो हमें जीओसी में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के नाम पे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया गया है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में यह सिखाया जाता है कि हमेशा बेसिक कैरेक्टर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, तो माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये CH3 ग्रुप है, ये क्या शो करेगा, प्लस आई। यहां पर ये दो तरफ से प्लस आई देगा, और यहां से तो ये तीन तरफ से प्लस आई देगा। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको कहां दिख रहा है, यहां। और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो तो खैर सब में है। तो जितना ज्यादा चार्ज आता जाएगा इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की मानूं तो सबसे ज्यादा कौन बेसिक दिख रहा है मुझे, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या यही आंसर है, इसका आंसर तो नहीं है। अच्छा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक दिखा आपने को इंडक्टिव की वजह से। अब जरा आप ये सोचिए कि सबसे ज्यादा स्टैरिक हिंड्रेंस कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा स्टैरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री पे होगा, उससे कम 2 डिग्री पे होगा, सबसे कम 1 डिग्री पे होगा। तो ये स्टैरिक हिंड्रेंस का बेसिक कैरेक्टर से क्या लेना देना है, तो स्टैरिक हिंड्रेंस अगर यहां पर सबसे ज्यादा होगा तो स्टैरिक हिंड्रेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, स्टेरिकली क्राउडिंग हो गई। तो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये सब क्या कर देंगे, क्राउडिंग ऐसी कर देंगे कि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस कैरेक्टर, बेस वो अच्छा होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। बेस वो अच्छा है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके इजीली। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये तो इजीली नहीं डोनेट कर पाएगा, क्योंकि यहां तो CH3 का स्टेरिकली क्राउडिंग बहुत अच्छी रहती है, इंडक्टिव इफेक्ट है तो क्या हुआ। लेकिन ओवरऑल बेसिक तो तब मानेंगे ना जब इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर देगा किसी को, मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए है, लेकिन कोई मेरे को सामने वाला कोई मेरे को अमीर आदमी ऐसे थोड़ी ना मान लेगा। मैं दूसरों के लिए तो अमीर तब होऊंगा ना जब उनके लिए कुछ कर भी रहा हूंगा, अदरवाइज तो मुझे क्या कहा जाएगा, दुनिया मुझे कंजूस बोलेगी कि पैसा बहुत है लेकिन करता देखो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करूंगा, और केमिस्ट्री में ये नहीं होता है कि स्टेटस क्या है, केमिस्ट्री में तो बेसिक कैरेक्टर यानी बेस उसको अच्छा बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी बेस बोला जाएगा, अगर डोनेट नहीं करेगा तो तक बेसिक नहीं बोला जाएगा। तो अगर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा, तो ये बेसिक नहीं हुआ। ऐसे में अगर आप सोचो कि सबसे ज्यादा हिंड्रेंस यहां है तो सबसे कम हिंड्रेंस कहां पर होगा, तो वो होगा 1 डिग्री एनीन। अब ये 1 डिग्री एनीन वाले में क्या होगा, सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है, तो कोई इतनी क्राउडिंग नहीं है, तो ये तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो अगर हम हिंड्रेंस की माने तो आंसर जस्ट रिवर्स होगा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और ये किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गया है ना। इंडक्टिव के हिसाब से 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है और हिंड्रेंस के हिसाब से 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, तो हम माने किसकी, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो अब चलते हैं लैब में, और लैब में इनकी केबी वैल्यू चेक करते हैं, बेस कांस्टेंट। तो हमारे पास लैब में केबी वैल्यू भी है और पीएच स्केल भी है, तो हम दोनों से ही मदद से ये पता लगा लेंगे एक्सपेरिमेंटली कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। ओके, तो जब हमने लैब में ये डेटा कंपेयर करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूं, अगर हम लैब में डेटा कंपेयर करेंगे तो अपने को मिलेगा सबसे ज्यादा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया। ओके, लास्ट में अमोनिया, ये मिलेगा अपने को बेसिक कैरेक्टर। ये बेसिक कैरेक्टर है एज पर केबी वैल्यू। और एक बात और याद रहे, ये जो डेटा निकाला है ये इन एक्वस सॉल्यूशन निकाला है हम लोगों ने। एक्वस सॉल्यूशन में कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ऑब्वियस सी बात है। एंड 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि अगर इंडक्टिव होता तब तो 3 डिग्री ज्यादा होना चाहिए था। ओके, तो इसी को मार्केट में 213N रूल से जाना जाता है। ओके, 213N रूल बोलते हैं इसी को। तो बेसिक ये है कि आपको ये सारी बातें समझ में आए कि आखिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का क्या किस बेस पे बोला जा रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किस बेस पे बोला जा रहा है, और ये जो हमें रटाया जाता है 213N, ये आखिर कहां से आया है। कोई मंत्र नहीं है, ये एक्चुअल में जो डेटा की वैल्यू आ रही है, केबी वैल्यू, उसके बेसिस पे ये ऑर्डर बनाया गया है। ओके, और ये ऑर्डर आपको याद रहे कि ये एक्वस सॉल्यूशन में। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन अगर कोई जनरली हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री बेसिक होता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। ओके, बट अगर इसमें कंडीशंस थोड़ी बदली जाए तो अपने को कुछ कुछ चेंज देखने को जरूर मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कि ये जो R ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए और इसके बेसिस पे बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए। चलिए, तो टेबल बनाते हैं हम लोग। तो पहला कॉलम रहेगा एल्काइल ग्रुप यानी कि R, और दूसरा रहेगा ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, और इसमें भी हमने 2 कैटेगरी बना रखी है, इन एक्वस सॉल्यूशन
और दूसरा है इन वेपर फेस या गैसियस फेस, इन वेपर फेस और गैसियस फेस। ओके, तो ये टेबल आपको बना देंगे। तो वेपर फेस और गैसियस फेस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर R CH3 है, अगर R CH3 जैसा कि मैंने यहां लगाया भी है मिथाइल, तो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये एक्वस सॉल्यूशन में। देन अमोनिया। ओके, ध्यान से समझना है, सिर्फ रटना नहीं है 213 N। क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का आएगा तो फिर -1 भी मिलेगा। अगर R की वैल्यू C2H5 हो गई, इथाइल अगर हुआ, यहां पर मिथाइल की जगह अगर इथाइल हुआ, यहां R जो लगे हैं वो इथाइल है, यहां पर भी जो R लगे हैं अगर वो मिथाइल ना होकर इथाइल हो जाए, तो 213 N रूल नहीं चलेगा। तब चलेगा सबसे ज्यादा आएगा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। अगर R हमारा आइसोप्रोपाइल हो जाए, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कैसा होता है, ये वाला। अगर ऐसा R लगा हो हर जगह, तो फिर क्या होगा, अगर आइसोप्रोपाइल होगा तो फिर 1 डिग्री, देन अमोनिया, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और अगर R टर्शरी ब्यूटाइल हो, टर्शरी ब्यूटाइल के केस में क्या होना चाहिए, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए बहुत ज्यादा आ गया। जब R बल्की हो जाएगा, वेरी बल्की, तो फिर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट होगा। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की माने तो सबसे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तो अमोनिया सबसे आगे हो गया, एंड देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। जैसे जैसे बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप बढ़ेगा, ऑर्डर हमेशा यही होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप आइसोप्रोपिल में भी लगा के देख लीजिए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 2 3 में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन 1 डिग्री के बाद और 2 डिग्री से पहले यहां अमोनिया आ जाता है। और इसके नीचे जितने भी होंगे, इसके नीचे जितने भी होंगे उन सब में ही यही चलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो नीचे वालों के लिए सबके लिए ये तो बात हो गई एक्वस सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं गैसियस फेस की। तो गैसियस फेस में क्या होगा, गैसियस फेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, और अगर दूर दूर रहेंगे तो हिंड्रेंस तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर हिंड्रेंस नहीं होगा तो आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब आप इंडक्टिव इफेक्ट की अगर देखेंगे तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अगर इंडक्टिव की देखूं तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। इथाइल होगा तो भी यही होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया। और बाकी सारे केसेस में अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, तो अगर बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप लगा लेंगे तो भले ही पार्टिकल्स दूर दूर हो, लेकिन आपने बल्की इतना कर दिया है तो हिंड्रेंस ही डोमिनेट होगा। तो चाहे इधर का हो या इधर का हो, फिर वो हिंड्रेंस ही डोमिनेट होगा। तो हिंड्रेंस अगर डोमिनेट होगा तो फिर ऐसे में क्या होगा, फिर इसे में 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, यहां पर भी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, यहां पर भी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो 1 2 3 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि हिंड्रेंस चलेगा तो हिंड्रेंस के बेसिस पे एक ही आंसर है, जहां पर सबसे कम हिंड्रेंस वो सबसे ज्यादा बेसिक। ओके, ये टेबल बना लेंगे आप सभी, ये टेबल बना लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन की तरफ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग नेम रिएक्शन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हेडिंग डाल देंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। चलिए देखिए ये रिएक्शन आखिर है क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो RCONH2 यानी कि एमाइड, इसकी रिएक्शन होगी Br2 प्लस KOH और NaOH। तो जैसे मैं KOH ले लेता हूं,
एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ होगी, तो देखिए क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा एमीन। खैर वो तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही लिख रखा है कि हम एमीन बनाने जा रहे हैं, तो एमीन ही बनेगा। ओके, बट एमीन कितने कार्बन का बनेगा? एमाइड से एक कम कार्बन का बनेगा, लेस देन 1 कार्बन। ओके, तो जितने कार्बन का एमाइड है उससे कम कार्बन का एमीन बनेगा, क्योंकि ये वाला CO ग्रुप चला जाएगा। अब आपको एमीन कभी भी बनाना हो इस रिएक्शन से, तो रटने का सबसे सीधा तरीका RCONH2, ये CO को गायब कर दो। अब आपको जो दिख रहा है R और NH2, इसको जोड़ दो, यही एमीन बनेगा ऑलवेज इस रिएक्शन से। ओके, लेकिन अब ये बनता कैसे है, अपने को तो पूरी मैकेनिज्म देखनी है। तो RNH2 इस तरीके से बन जाएगा, साथ में बनेगा KBr और बनेगा K2CO3 और साथ में बनेगा वाटर। तो ये सब हम लोग बाद में बैलेंस देख लेंगे। अपने को मेन समझना है मैकेनिज्म की RNH2 कैसे आया, तो हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म, और चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसे एमीन बनता है। तो जैसे मैंने यहां पर RC डबल बॉन्ड ONH2 की रिएक्शन सबसे पहले होगी KOH से, और KOH में भी देखिए KOH टूट जाएगा किस तरीके से, K प्लस और OH माइनस। तो मतलब तो मुझे सिर्फ OH माइनस से है, सिर्फ OH माइनस से। तो OH माइनस किसके साथ कंबाइन करेगा? अब OH माइनस तो बेस है, और बेस को क्या चाहिए? एसिड, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब अगर यहां पर R के पास भी हाइड्रोजन है और यहां N के पास भी हाइड्रोजन है, बट ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? मोर एसिडिक। तो यही हाइड्रोजन हटेगा यहां से, तो ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा और ये वाटर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास? RC डबल बॉन्ड ONH, और N पे क्या आ जाएगा? माइनस, N पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो आपने RCON बनाया, इस पे Br2 का अटैक होगा, इस पे Br2 का अटैक होगा। तो Br2, Br सिंगल बॉन्ड Br, Br सिंगल बॉन्ड Br, बल्कि मैं ऐसे ही लिख देता हूं Br सिंगल बॉन्ड Br करके, और ये अटैक करना चालू करेगा। तो ये Br पे यहां माइनस है, तो इस पे डेल पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, और एक वाला Br, एक Br यहां से निकल जाएगा। तो माइनस में Br माइनस निकाल दे रहा हूं, ये Br माइनस जाके K प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा? KBr, और ये वाला Br यहां पर जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड ON, एक तरफ तो है H और एक तरफ लग जाएगा यहां पर Br, ये बन गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो देख लीजिए अभी भी बना रहा है। अब क्या होने वाला है, तो अब देखिए यहां पर ये जो N के साथ Br लग गया, तो इसकी वजह से ये नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमो ग्रुप क्या शो करेगा? -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट शो करने की वजह से ये और एसिडिक हो गया। अब जब ये और एसिडिक हो गया, तो ये हाइड्रोजन फिर से चला जाएगा, तो फिर से इसकी रिएक्शन किससे होगी? फिर से इसकी रिएक्शन होगी OH माइनस से। तो OH माइनस से जब रिएक्शन होगी, तो फिर से ये वाला फिर से निकल जाएगा यहां से, देखिए, तो ये क्या बना देगा? वाटर। तो यहां N पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, N पे माइनस आएगा, और ये Br भी निकल जाएगा इस बार, फिर इसके बाद तो ये Br भी निकल जाएगा, तो माइनस में Br माइनस भी लिख देते हैं। तो क्या बन गया? N क्या हो गया? न्यूट्रल, एक बार एरो का हेड, एक बार एरो का टेल। तो RC डबल बॉन्ड ON, और नाइट्रोजन के पास लोन पे है। ओके, ये तुरंत क्या करेगा? रेजोनेंस कर लेगा, तो ये उसी समय रेजोनेंस कर जाएगा इधर से, और ये R आकर यहां से जुड़ जाएगा बैक साइड से। ओके, तो जब ये बैक साइड से जुड़ेगा, तो ये बनाएगा क्या? R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं हम एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, जो कि इंटरमीडिएट का काम करता है इस रिएक्शन में, ये इंटरमीडिएट। ओके, एक बार फिर से देखिए जल्दी से, एमाइड का में जो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा, यहां नाइट्रोजन से
जुड़ा हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे, N पे माइनस आया, तुरंत Br2 का अटैक होगा और ये Br यहां जुड़ जाएगा और एक Br माइनस बन के निकल जाएगा। ये जो Br माइनस निकल रहा है इसको चेन टर्मिनेशन में आप दिखा दीजिएगा, K प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, KBr बना देगा। अब बारी आती है RCO, N के साथ एक H बॉन्ड लगा है और एक Br लगा है। अब इस ब्रोमो ग्रुप की वजह से माइनस आई इफेक्ट हुआ और इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये और ज्यादा एसिडिक हो गया, ये हाइड्रोजन तो और ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये बेस के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगा और वाटर निकाल देगा। तो N के ऊपर क्या आने लगेगा, माइनस चार्ज, N के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा और ये वाला ग्रुप हट जाएगा Br माइनस बनके, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये रेजोनेंस करके R यहां लग जाएगा। हालांकि ये वाला ग्रुप कभी दिखाते नहीं है इसमें, ये आप ब्रैकेट में बना लो क्योंकि डायरेक्ट इसके बाद क्या दिखाना है, ये बनता ही है। तो एल्किल आइसोसाइनेट बन गया एज ए इंटरमीडिएट। अब अपने को क्या करना है, इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस। वाटर निकला था ना ये और वाटर यहां से भी मिला था, तो अब अपने को क्या करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस वाला प्रोसेस चाहो तो आप एक स्टेप में समझ लो और चाहो तो एक एक स्टेप करके कैसे बना ये पूरा देख लो। तो अगर एक ही स्टेप में डायरेक्ट समझना है तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, 2H यहां लगाओ 2OH यहां लगाओ, तो वाटर CO2 बन जाएगा और RNH2 इधर बन जाएगा और ये जो CO2 बनेगा वो एसिडिक होगा और KOH बेस है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, K2CO3। ओके, और अगर एक एक स्टेप करके समझना है तो वो भी देख लेते हैं, तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये बॉन्ड इधर मूव करा दीजिए, ये बॉन्ड इधर मूव कराएंगे तो C पे ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा और N के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। तो यहां पर देखिए R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में ये सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया आपने, एक ही बॉन्ड है, तो इस पे डेल पॉजिटिव जैसे ही आएगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे अटैक करा देगा, तो यहां से OH H O पे प्लस। अब क्या होने लगेगा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वाटर जब ऐसे अटैक करता है तो क्या होता है, ये निकल जाएगा क्योंकि यहाँ तो माइनस भी लगा हुआ है ना, तो ये H प्लस आयन इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O और OH। अब ये एसिडिक है, चलिए देखिए, अब ये अगर एसिडिक है तो ये अपना हाइड्रोजन फिर से निकाल देगा, O पे माइनस H पे प्लस, और ये एसिडिक है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और फिर क्या होगा, यहां से होगा रेजोनेंस, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और यहां से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RNH2 और साथ में निकला CO2। ओके, RNH2 और साथ में निकला CO2। फिर से समझिए, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट कराएगा तो ये OH लग जाएगा इस तरह से और O पे प्लस आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, N पे माइनस आया है ना, ये N माइनस को दे दिया H प्लस, तो ये दे दिया RNH, ये बन गया RNH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो OH है, तो ये H प्लस आयन अपना रिलीज कर देगा, H प्लस आयन ये रिलीज करेगा, ये O पे है लोन पेयर, तो ये तो इसको तोड़कर यहां से रेजोनेंस करा दीजिए, ये तो डायरेक्टली लोन पेयर है तो इस पे रेजोनेंस कराएंगे तो कार्बन पेंटावैलेंट तो होगा नहीं, तो तुरंत क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो RNH माइनस को क्या मिल जाएगा, H प्लस को क्या बन जाएगा, RNH2 1 डिग्री अमीन और साथ में CO2। अब KOH को टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन की क्या क्या रिएक्शन है, यहां लिख देता हूं मैं, चेन टर्मिनेशन, मेन प्रोडक्ट तो बन गया हमारा चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन की रिएक्शन क्या क्या है, एक तो K प्लस और दूसरा Br माइनस मिलकर KBr बना देगा, जो कि हम वहां देख भी रहे प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट। ओके, KBr और दूसरा KOH और CO2 मिलकर K2CO3 प्लस वाटर बना देंगे, KOH प्लस CO2 मिलकर K2CO3 प्लस वाटर बना देंगे, तो ये भी यहां पर है K2CO3 और वाटर। हालांकि अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को मेन प्रोडक्ट से मतलब है। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को 3 स्टेप में कैटेगराइज किया जाता है, पुराने बॉन्डों की ब्रेकिंग, अटैकिंग रिएजेंट का अटैक, यानी अटैकिंग रिएजेंट जिससे जुड़ा, जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट में OH माइनस बेस था, तो ये K प्लस और OH माइनस में अगर तोड़ते हुए दिखा रहे हो तो ये सब कहलाता है चेन इनिशिएशन।
इंटरमीडिएट का बनना और प्रोडक्ट का बनना ये कहलाता है चेन प्रोपगेशन। और बाय प्रोडक्ट्स जैसे केबीआर, K2CO3, वाटर, CO2, ये सब, यहां पर CO2 नहीं, यहां तो मेन प्रोडक्ट के साथ बना है, ये सब जो बाय प्रोडक्ट्स में आते हैं इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। ओके, तो ये कंप्लीट होता है अपना हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है, आप हेडिंग डाल देंगे श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, किसी भी नेम रिएक्शन में आप मैकेनिज्म तभी लिख सकते हो जब आपको रिएक्टेंट क्या रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये बातें पता। मैं इसकी मैकेनिज्म इसीलिए लिख पाया क्योंकि मुझे पता था एमाइड Br2 और KOH आपस में रिएक्ट करके एमीन बनाते हैं। इतनी बात अगर मुझे पता होगी तभी मैं मैकेनिज्म में कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आप भी तभी कुछ कर सकते हैं जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनमें रिएक्टेंट क्या क्या यूज होता है और प्रोडक्ट क्या क्या बनता है ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं श्मिट रिएक्शन में क्या होता है। श्मिट रिएक्शन में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजोइक एसिड से। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H और साथ में प्रेजेंस लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की। हाइड्राजोइक एसिड, ओके, यहां पर भी इसी तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा एल्किल आइसोसाइनेट। तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2 एमीन। अब इसकी मैकेनिज्म अपने को जाननी है। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे। तो H2SO4 को आप ब्रेक करके दिखा भी देना, इसी को मैं बोल रहा था इनिशिएशन। H+ और HSO4- टूट जाएगा, यानी अपने को मतलब किससे है, H+ आयन से। ओके, तो RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करेगा H+ आयन। तो ये ऑक्सीजन के पास आप लोन पेयर देख रहे हो, तो ये इसी को मिल जाएगा और ये O पे प्लस आ जाएगा। तो RCOOH और इस O पे प्लस ऐसे आएगा। अब क्या होगा, O पे प्लस है तो वाटर निकल जाएगा, यहां से ये वाटर निकल जाएगा। जैसे ये वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा RCOO+, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है। ओके, तो इसमें रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन होगा तो रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। लिख भी लीजिएगा, रीअरेंजमेंट कैन नॉट टेक प्लेस। Rearrangement does not occur. Okay, rearrangement does not occur. अब क्या होगा, RCO+ बन गया। अब RCO+ कंबाइन करेगा N3H से, तो ये RCO+, अब मैं इसके आगे यहां से लिख रहा हूं या इधर ही से जोड़ देते हैं, इससे कंबाइन करेगा N3H। N3H कैसा होता है, NN बना लीजिए पहले तो N2 और फिर एक NH बना लीजिए, इधर नहीं बन पाएगा, मैं इससे जोड़ देता हूं। ओके, तो N3H से जुड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये N3H, एक तो N सिंगल बॉन्ड H, ये फिर N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, और यहां नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर प्लस, और यहां नाइट्रोजन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हैं तो माइनस। ये स्ट्रक्चर होता है N3H का, हाइड्राजोइक एसिड। आप नोट कर लीजिए, मैं इधर अलग से भी बना देता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर ये H, यहां माइनस यहां प्लस, इसमें भी रेजोनेंस करा सकते हैं। ये N3H का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं N पे माइनस है और ये C पे प्लस है, आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, RCOO NH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और इस N पे प्लस, ये बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब यहां पर इस ग्रुप में ये N2 निकल जाएगा,
तो ये N पे प्लस नहीं आएगा, बल्कि ये इधर से H भी निकल जाएगा। H प्लस आयन उधार वापस करना है, H प्लस आयन एसिड से उधार लिया था, तो माइनस H प्लस आयन और N2, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड ON। अब देखिए वैसा ही कुछ बन गया, और इस स्टेप से सब कॉमन है, सब कुछ एक जैसा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां रेजोनेंस होगा, तो ये बैक साइड से इधर अटैक कर जाएगा, और ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, इन सब में यही बनता है एल्किल आइसोसाइनेट। अब इसकी क्या कराओगे आप, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस तो यहां कहीं दिया ही नहीं गया है ना, यहां तो हाइड्रोलिसिस का नहीं है, इधर तो Br2 और KOH था, तो हाइड्रोलिसिस दिया नहीं गया है, तो यहां भी कौन सा दिया गया था, यहां देखिए वाटर के साथ रिएक्शन नहीं है ना, तो वैसे यहां पर भी तो वाटर निकला है, ये पहले वाले स्टेप में देखिए ये वाटर निकल रहा है, तो इसी की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं आप, यानी वाटर ऐसे आपको प्रोडक्ट में नहीं खाना है। और क्या बन जाएगा ये RNH2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि अब आगे का प्रोसेस तो पूरा सेम है। हाँ, अब आप ये नहीं कीजिएगा कि K2CO3 बनाने लग जाइएगा, तो CO2 बनेगा, तो ये C डबल OH किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा CO2 में, और RNH2 बन जाएगा, तो RNH2 साथ में CO2 और साथ में N2 गैस, N2 गैस, CO2 भी गैस ही है, तो ये रहा अपना मेन प्रोडक्ट। ओके, नोट कर लेंगे श्मिट रिएक्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कर्टियस रिएक्शन, यहां तक नोट कीजिए। तो थर्ड नंबर पे आते हैं कर्टियस रिएक्शन। अब ये कर्टियस रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी रिएजेंट पता होना चाहिए, रिएक्टेंट पता होना चाहिए। तो ये एसिड क्लोराइड की रिएक्शन है, और जैसे पिछली बार हम लोगों ने N3H लिया हाइड्रोजोइक एसिड, अब की बार हम लोग लेंगे NaN3, H हटा के Na, और इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड। तो अब की बार RCOCl की रिएक्शन होगी NaN3, सोडियम एजाइड बोलते हैं इसको, सोडियम एजाइड। ओके, तो देखिए क्या बनेगा, तो RCOCl लेना है, साथ में सोडियम एजाइड लेना है, तो Na और Cl मिलकर तो बना देंगे NaCl, N जो यहां से जुड़ेगा N3 इसमें से निकल जाएगा N2, तो बन जाएगा RCON। RCON का क्या होगा, रीअरेंजमेंट, और इस तरीके से RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यहां पर भी एमीन बन जाएगा RNH2, और क्या बनेगा NaCl, और क्या बनेगा नाइट्रोजन गैस, यही सब बनेंगे। ओके, तो चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। ओके, चलिए देखिए, तो मैकेनिज्म में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले RCOCl NaN3 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो RCOCl साथ में Na प्लस और N3 माइनस, तो N3 माइनस कैसे दिखाएंगे आप, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये सिंगल बॉन्ड N, और N पे प्लस और यहां वाले N पे माइनस। ओके, NaN3 यानी Na प्लस तो N3 माइनस, तो यहां पर कितना आता है 2 माइनस, तभी ये बन पाएगा। ओके, खैर ये NaCl निकलेगा और यहां से ये जुड़ जाएगा N, ऐसा करने पर, तो RC डबल बॉन्ड O, यहां N आ जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये N पे प्लस, और ये तुरंत यहां से N2 निकल जाएगा हीट होने पर, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N। ओके, अब जैसे आपने यहां बनाया था वैसे यहां पर भी शिफ्टिंग करा दो, और यहां पर शिफ्टिंग कराओगे तो क्या आ जाएगा, तो जैसे ही ये यहां से रेजोनेंस करके आएगा तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, फिर से वही बन गया एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। ओके, हाइड्रोलिसिस अब कराएंगे,
तो यहां पर भी मेंशन कर दीजिएगा हाइड्रोलिसिस। तो अब हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्योंकि यहां कहीं तो वाटर आया भी नहीं है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर वही सेम, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं RNH2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा RNH2 के साथ, RNH2 बन जाएगा, साथ में CO2 है ना। तो RNH2 यहां से देख सकते हैं आप कि ये वाला ग्रुप में फिर से इसी तरह से अटैक होगा, RNH2 बनेगा और ये वाला CO2 बना देगा, तो यहां पर CO2 भी लिख लीजिएगा। तो अपना मेन प्रोडक्ट क्या है 1 डिग्री He, तो RNH2 बन गया, इसके साथ साथ NaCl कराया तो NaCl चला गया, N2 गैस बन गया, और ये C का क्या होगा, तो ये CO2 बच जाएगा। तो ये थी मैकेनिज्म कर्टियस रिएक्शन की, और अब हमें आगे बढ़ना है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की तरफ। ओके, यही कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, फिर इसके बाद आता है श्मिट रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सिंथेसिस वर्ड का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लार्ज स्केल में बनाया जाता है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट होगा वो रिसाइकिल होकर फिर रिएक्टेंट का काम करने लगता है। तो पहले तो आप यहां तक नोट कर लेंगे RNH2 तक, और अब हेडिंग डाल देंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, 4th नंबर, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोलो या गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो लिख लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया सिंथेसिस वर्ड का यूज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं। ओके, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में होता क्या है, तो पहले तो आप ये समझिए कि आखिर थैलामाइड क्या होता है। तो सबसे पहले थैलामाइड की बात करते हैं। तो थैलामाइड की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहां पर बना देता हूं, तो थैलामाइड बनाकर बता देता हूं। बेंजीन रिंग पे COOH लगता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और इसके ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर होते हैं। ओके, तो थैलिक एसिड क्या होता है, अगर आप एडजेसेंट में यानी ऑर्थो वाले को बोलते हैं थैलिक एसिड। ओके, मेटा वाले को आइसोथैलिक एसिड, पैरा वाले को टेरेथैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन किसी बेस से करा देंगे और उसका एमाइड बना देंगे। तो जैसे एमाइड बनाना है तो आप क्या करो, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो। तो ये अमोनिया से अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये H और OH निकल जाएगा और ये NH के साथ बॉन्ड बना देगा, ये OH और ये OH निकल जाएगा। ओके, और इन दोनों का एक एक H वाटर बना देगा तो NH जुड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं थैलामाइड। तो रिएक्शन स्टार्ट होती है थैलामाइड से। C डबल बॉन्ड हो इसी तरीके से बना लेंगे और यहां देखेंगे NH लग जाएगा, इसे बोलते हैं थैलामाइड। ओके, अब इस थैलामाइड की रिएक्शन आपको किससे करानी है, इस थैलामाइड की रिएक्शन आपको किसी बेस जैसे KOH कंसंट्रेटेड, इससे करा देनी है, कंसंट्रेटेड बेस से करा देनी है। मैं एक साथ एक ही स्टेप में पूरा बना के दिखा देता हूं। तो थैलामाइड की रिएक्शन जब हम बेस से कराएंगे, KOH से कराएंगे, तो देखिए क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर से वही चीज। और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर H हटा देंगे तो N पे माइनस होगा, तो कॉन्जुगेट बेस इधर भी रेजोनेंस कर लेगा, इधर भी कर लेगा, यानी एसिडिक है। तो ये एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये वाटर निकल जाएगा और ये K यहां जुड़ जाएगा। तो थैलामाइड में यहां पर जुड़ जाएगा K, H की जगह। ओके, ये हो गया N-K+ आयनिक बॉन्ड है, इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड। ओके, अब पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से कर दीजिए, और ये एल्काइल हैलाइड में R कैसा होना चाहिए 1 डिग्री, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड में ये X जो है वो लीविंग ग्रुप है, ये K+ के साथ चला जाएगा और बन जाएगा एल्किल थैलामाइड। बना लीजिए एल्किल थैलामाइड।
कोवेलेंट बॉन्ड लग जाएगा। ओके, तो एल्किल थैलामाइड बन गया और ये KX निकल गया। अब इस एल्किल थैलामाइड पे आप फिर इस बेस की रिएक्शन करा दो, तो एल्किल थैलामाइड पे मैंने फिर से बेस OH माइनस की रिएक्शन कराई। तो ये बेस किस तरह से काम करेगा, अब की बार ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो अब की बार ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, ऐसे। तो ये वाला ग्रुप हट जाएगा। तो अब देखिए क्या बनेगा, इस C से एक तो O माइनस निकल गया, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, O पे माइनस आ गया, एक तरफ OH आ गया और एक तरफ NR से जोड़ देंगे। ओके, अब क्या होगा, यहां होगा रेजोनेंस। किस तरीके का, जब यहां पर रेजोनेंस होगा ये, तो ये वाला ग्रुप हट जाएगा यहां से, तो ये इधर से टूट जाएगी चेन, चेन टूटेगी और यहां पर C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और ये एसिड बन जाएगा। तो ये C डबल OH और साथ में यहां C डबल बॉन्ड O, N R और N पे माइनस। अब क्योंकि ये एसिडिक है तो ये तुरंत अपना H प्लस आयन निकाल कर इसको दे देगा। ओके, H पे प्लस O पे माइनस। C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां जुड़ जाएगा CO NHR, ऐसा कुछ। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर आपको फिर एक बार बेस के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो OH माइनस जैसे पहले किया था वैसे ही फिर कर दिए, यहां से जाएगा, ये इधर निकलेगा तो O पे माइनस आ जाएगा और इधर OH भी लग जाएगा। O माइनस और एक तरफ OH लग जाएगा और यहां आ जाएगा NHR। अब फिर से वैसे ही रेजोनेंस होगा और Cl वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला यहां से आएगा ये और ये इधर से टूट जाएगा। तो यहां पर भी C डबल OH हो जाएगा और ये H प्लस आयन बाद में टूटकर इसी को दे देगा, जिससे बन जाएगा RNH2। मैं मेन प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं सीधा, एमीन, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, थैलेट आयन। साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा थैलिक एसिड का थैलेट आयन, C डबल O माइनस, C डबल O माइनस। अब इससे आपको फिर से अगर ये बनाना है रिएक्टेंट, क्योंकि यही में यूज हो रहा है, तो इसकी आप करा दो हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा क्या, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन आप किसी भी अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से कराएंगे, बेस से करा देंगे, अमोनिया से करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, फिर से थैलामाइड, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि इससे हम थैलामाइड क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे दोबारा, तो इससे रिसाइकिल कर लिया जाएगा थैलामाइड को और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए लार्ज स्केल पे बनता है और इसीलिए इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये था अपना गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, नोट कर लिया। तो चलते हैं अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, बाय एल्किल साइनाइड। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे बाय एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड से एमीन कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। ओके, इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन के थ्रू इससे हम एमीन बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे रिडक्शन के लिए पहले एक ले सकते हैं LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा ले सकते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। PDC/H2, PDC प्लैटिनम कार्बन और H2, कार्बन की सरफेस पर प्लैटिनम और H2, तो ये क्या करेंगे, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे।
और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे तो होगा क्या, यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बना देगा RCH2NH2, सभी में RCH2NH2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और इससे अपने को 1 डिग्री एमीन मिल जाता है। ओके, नोट कर लेंगे ये बाय एल्किल साइनाइड। नेक्स्ट मेथड है बाय एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है बाय एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा, तो देखिए एल्काइल हैलाइड यानी RX, और RX की रिएक्शन हम अमोनिया से करेंगे। तो RX मैंने कोई लिया एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से की, इसको अमोनोलिसिस भी कहते हैं, ये आप अलग से भी लिख लीजिएगा, अमोनोलिसिस। और ये मेथड अच्छा भी है और बेकार भी, क्योंकि इससे 1 डिग्री की यील्ड इतनी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए बेकार। और अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, यहां तक कि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक मिल जाता है। वो कैसे देखेंगे। तो RX की रिएक्शन NH2 NH3 से होती है और ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा, ये X हमारा लीविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा RNH2 और साथ में HX निकल जाएगा। अब ये RNH2 बना 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। अब इसी 1 डिग्री अमीन जो बना है इसकी रिएक्शन 1 मोल RX के साथ और करा दीजिए। ओके, तो फिर से जब आप RX के साथ रिएक्शन कराएंगे अभी भी SN2 चलेगा, ये लीविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल, तो अब की बार बन जाएगा R2NH और साथ में HX, तो ये बन गया 2 डिग्री अमीन यानी सेकेंडरी अमीन। ठीक इसी तरीके से R2NH की रिएक्शन जब हम फिर से RX से कराएंगे अगेन बाय SN रिएक्शन, ये क्या बना देगा, ये बना देगा R3N और HX, और इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन यानी टर्शियरी अमीन। और अभी भी नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो R3N की रिएक्शन फिर से RX से करा देंगे, तो अब बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को दे देगा, तो ये चारों R लग जाएंगे और साथ में N के ऊपर आ जाएगा प्लस और बाहर आ जाएगा X माइनस, तो इसे बोलते हैं, इसे 4 डिग्री मत बोलिएगा, इसे बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और भी हैं, इनको हम एक चार्ट वाइज बना के देख लेते हैं, एक साथ टेबल के फॉर्म में बना के देख लेते हैं कि 1 डिग्री अमीन कौन कौन से देते हैं, RNH2 या RCH2NH2 नाम के अमीन कौन कौन से देते हैं। तो पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। ओके, SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो कुछ और रिएक्शंस बची हैं जिनको एक चार्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में तैयार कर दिया है मैंने, तो उसको जरा जल्दी से देख लेंगे। ये भी कुछ रिएक्शंस है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी आपको नेम रिएक्शंस पढ़ाई हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शंस अभी तक आपको मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ाया है एमीन चैप्टर में, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वही है, या फिर इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी देख लेते हैं कुछ और लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बट लेस इंपॉर्टेंट भी कभी कभी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसको भी ध्यान से देखने की जरूरत है। ओके, एटलीस्ट एक बार तो आप अच्छे से देख ही लो। तो जैसे ये कंपाउंड है RCONH2 एमाइड था, एमाइड का H हटाकर OH, तो हाइड्रोक्सिल एमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन अगर मैं ड्राई HCl से करता हूं और फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करता हूं,
तो इसको लॉस इन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जितनी भी रिएक्शनें आप देख रहे हो इन सब से हमें 1 डिग्री एमीन बनने वाला है। अगर RCN करके है या RC करके कोई बॉन्ड जुड़ा है तो RCH2NH2 मिलेगा, और अगर R के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो RNH2 मिलेगा। लेकिन चाहे RNH2 हो या RCH2NH2 हो, रहेगा ये 1 डिग्री एमीन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। किसी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल का मतलब हो गया यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन से, तो उसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ कराएंगे तो अमोनिया के साथ कराने पे C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, और फिर जब आप उसकी हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ PD तो वो भी एमीन बना देगा, तो RCH2NH2 करके बना देगा। RMgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है? अमोनिया का एक H हटा के Cl लगा लीजिए, तो क्लोरोमीन, क्लोरामीन बोल सकते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए RMg बॉन्ड तो ब्रेक होगा, R पे माइनस आएगा और यहाँ NH2Cl वाले से Cl ये इसके साथ जुड़ जाएगा और RNH2 जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RNH2 1 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अगर किसी एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करेंगे तो नॉर्मल सी रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में ये OH ग्रुप या X ग्रुप क्या है? लीविंग ग्रुप। ये उस अमोनिया के H के साथ मिलकर HX या वाटर निकाल देंगे और RNH2 बन जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से RCN आइसोसाइनाइड, RCN क्या होता है? साइनाइड, और RNC क्या होता है? आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड है। साइनाइड का रिडक्शन कराने से एमीन मिलता है, ये अभी पढ़ाया था, साइनाइड का रिडक्शन कराया था तो इससे आपको RCH2NH2 मिल रहा था। आइसोसाइनाइड का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये वाला कार्बन चला जाएगा फॉर्मिक एसिड में और साथ में मिल जाएगा आपको यहां पर RNH2। ओके, RNH2 मिल जाएगा और फॉर्मिक एसिड में चला जाएगा। यहां पर आप लिख भी लीजिएगा, फॉर्मिक एसिड में चला जाएगा ये। इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, अगर आप इसकी रिएक्शन LiLH4 से कराओगे तो आपको 2 डिग्री एमीन मिलेगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं, इधर वाला इरेज कर रहा हूं। अगर हम RNC की रिएक्शन H3O+ से कराते हैं तब तो अपने को RNH2 और साथ में फॉर्मिक एसिड ये मिल जाएगा। ओके, और अगर हम RNC की रिएक्शन LiLH4 से कराते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? RNHCH3 बना देगा, यानी कि 2 डिग्री एमीन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा। अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दिया जाए तो LiLH4 से भी करा सकते हैं और ये 10 प्रेजेंस ऑफ HCl से भी करा सकते हैं। एरोमेटिक में तो यही होता है, नाइट्रो बेंजीन अगर होगा तो उसकी 10 HCl से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? NH2 ग्रुप आ जाएगा NO2 की जगह, तो ये एमीन बन जाएगा। अल्फा एमिनो एसिड, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन अल्फा पे अमीनो, अल्फा पे एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रिएक्टिव जो IUPAC में सीनियरिटी टेबल है उसमें COOH की सीनियरिटी ज्यादा है एमिनो ग्रुप से। ओके, तो अल्फा एमिनो एसिड, इसकी रिएक्शन अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो बेरियम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये बेस है और ये एसिड है, तो देखिए कार्बोनेट सॉल्ट बना देगा और साथ में वाटर, तो ये तो निकल जाएगा, इसको वेरेटा वाटर भी कहते हैं, और ये साथ में बन जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2 बन जाएगा। ओके, एमाइड की रिएक्शन P2O5, P2O5 कैसा होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 से अगर आप RCONH2 की रिएक्शन कराएंगे तो पहले साइनाइड बनेगा, ये H2O निकल जाएगा, ये दो H और ये O निकल जाएगा और ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, और जब साइनाइड बन जाएगा तो उसका रिडक्शन LiLH4 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। लास्ट आते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन पहले आप एसिडिक मीडियम से कराओ, फिर आप एल्किल साइनाइड से कराओ और फिर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, तो इसे बोलते हैं रिटर रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसमें मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, आपको नेम
बस रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट यूज किया और साथ में क्या रिएक्टेंट था ये बता दे रहा हूं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती तो मैकेनिज्म हम जरूर पढ़ते। ओके, तो रिटर रिएक्शन नाम से बोला जाता है। तो एसिडिक मीडियम H+RCl और H2O के साथ रिएक्शन कराने पर ये भी एमीन दे देता है। तो यहां तक नोट कर लेंगे। ओके, और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।